डू एन एक्ट और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। यानी कि रिट क्या है? रिट एक इंस्ट्रूमेंट है या फिर ऑर्डर है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक हथियार है या फिर एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट देता है, निर्देश देता है किसको? चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन को या फिर किसी पब्लिक ऑफिशियल को या फिर किसी अथॉरिटी को, क्या करने के लिए? टू डू एन एक्ट, कुछ करने के लिए, या फिर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी कुछ नहीं करने के लिए। समझ गए? थोड़ा एक्टिव होकर पढ़ना, बन थोड़ा सा स्पीड में करेंगे इसको क्योंकि मेरी नाक मेरी बहुत जोर से। A person whose right is infringed by the arbitrary administrative action may approach the court for the appropriate remedy। यानी कि जिस भी व्यक्ति का आर्बिट्रेरी एक्शन लिया गया है जिस व्यक्ति के अगेंस्ट, जिससे क्या हुआ है कि उसके राइट इन्फ्रिंज हुए। आर्बिट्रेरी एक्शन मतलब मनमानी तरीके से उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है जिसके उसके राइट वायलेट हुए हैं, तो वो क्या कर सकता है? कोर्ट में अप्रोच कर सकता है डायरेक्ट। किस चीज के लिए? फॉर एप्रोप्रिएट रेमेडी। और एप्रोप्रिएट रेमेडी अपन को कहाँ दी है? 32 में और 226 में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, अंडर आर्टिकल 32 और 26 रिफर्ड क्या कर सकता है? क्या कन्फर करता है? रिट जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली फॉर द इन्फोर्समेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडिविजुअल। यानी किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिट के जरिए डायरेक्शन इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अंडर आर्टिकल 32 एंड 26। वेरी इजी। 32 आपने पढ़ाई होगा बेरिक में से, बहुत इजी है। 32 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज प्रोवाइड करता है अंडर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज वाज कंसीडर्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक किसने कहा था? बाबा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जानते हो ना इनको? हाँ। इन्होंने बोला था कि जो रिट जुडिक्शन है यानी कि आर्टिकल 32, सिर्फ इन्होंने आर्टिकल 32 के लिए बोला था ना, 226 के लिए नहीं बोला था, ध्यान रखना। हार्ट एंड सोल ऑफ द, हार्ट एंड सोल मतलब हृदय और आत्मा। आर्टिकल 32 मेक द सुप्रीम कोर्ट एज अ प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट को बनाता है, क्या बनाता है? प्रोटेक्टर, यानी कि रक्षा करने वाला, और गारंटर यानी गारंटी देने वाला। किस चीज की? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्ट करने वाला, फंडामेंटल राइट की गारंटी देने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ऐसा कौन बोलता है? 32 बोलता है। अब इसका आर्टिकल के कंटेंट पढ़ लेते हो। 32(1) में क्या है? 32(1) में बोला है कि जो फंडामेंटल राइट जो है आपको पार्ट 3 के अंदर गारंटी कर रखे हैं, अगर वो वोलेट किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, देन द पर्सन जिसका राइट वोलेट हुआ है उसके बाद एक राइट है, राइट टू मूव। कहाँ पे मूव कर जाएगा वो? सुप्रीम कोर्ट में। किस चीज के लिए? फॉर एनफोर्समेंट ऑफ हिज फंडामेंटल राइट, ठीक है। आर्टिकल 32(2) में क्या बोलता है? गिव्स द पावर। क्या पावर है यहाँ पर? जो सुप्रीम कोर्ट है भाई साहब, वो अगर उसको लगता है कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट वोलेट हुआ है तो वो रिट इशू कर सकता है। रिट इशू कर देगा, कैसे करेगा? बाय ऑर्डर करेगा, डायरेक्शन करेगा। कुछ भी ऑर्डर दे देगा कि भैया तुम ऐसा ऐसा करो, डायरेक्शन दे देगा, दिशा दे देगा कि भैया तुमको ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट इशू 5 टाइप ऑफ रिट: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंट और सर्जरी। कौन सा इन्फॉर्मेशन? पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट दिए हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए अपन को 5 तरह की रिट दी हुई है, वो अपन आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी क्या क्या है। पावर टू इशू रिट, ठीक है, ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कि डायरेक्ट आप कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 32 के अंदर, अगर आपका राइट वोलेट हुआ है तो। ये क्या कहलाती है? डायरेक्ट जाने को ओरिजिनल जुडिक्शन कहते हैं। तो उसके पहले आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 32 का 3 क्या बोलता है? कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाकर, कानून बनाकर क्या कर सकता है? एम्पावर कर सकता है फॉर एनी कोर्ट, किसी भी अन्य न्यायालय को वो एम्पावर कर सकता है कि आप भी इंडिया के अंदर रिट इशू कर सकते हो, ऑर्डर इशू कर सकते हो, डायरेक्शन इशू कर सकते हो, जो कि आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। ऐसा पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना के किसी भी एक कोर्ट को, सपोज इंदौर की हाई कोर्ट है, उसको बोलते हैं कि आप 32 के तहत रिट इशू कर दो, कर दे, पार्लियामेंट लॉ बना के कर सकता है, ठीक है। आप तो स्वयं जस्टिस हैं, आपको पता ही होगा। अरे सर, आर्टिकल 32(4) state that the right given under article 32 cannot be suspended except such suspension provided by the constitution। यानी कि आर्टिकल 32 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया सकता, कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन एक कंडीशन है, एक्सेप्ट जब सस्पेंशन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि आर्टिकल 32 सस्पेंड हो जाता है, तो जैसे कब? इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब देश में इमरजेंसी लगती है, जब आर्टिकल 32 सस्पेंड हो सकता है अगर पार्लियामेंट चाहे तो। समझ गए? स्कोप क्या है आर्टिकल 32 का? देख लेते हैं। स्कोप बहुत बढ़िया है, 33 मेगापिक्सल का स्कोप है इनका। स्कोप आर्टिकल 32 इज नॉट वाइड कैमरा नहीं है इनके पास, जैसे कि 226 के पास है। 226 का स्कोप क्यों वाइड है? क्यों? क्योंकि 226 में जो फंडामेंटल राइट के उसके अलावा आप जो दूसरे राइट्स होते हैं वो भी अगर वॉयलेट होते हैं तो आप 226 में रेट लगा सकते हो, लेकिन 32 में नहीं लगा सकते। आर्टिकल 32 कैन बी इन्वोक्ड ओनली टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3, ठीक है। वन कैन नॉट ऑपरेट सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट अदर राइट, ठीक है, अदर राइट के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन हाई कोर्ट जा सकते हो।
केस क्या है, मेनका गांधी सॉरी एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में केस है। इसमें क्या बोला गया है कि आर्टिकल 32 का जो 2 है, नॉट कन्फाइंड ओनली टू द इश्यूज ऑफ द रिट, वो सिर्फ रिट इशू करने के लिए नहीं है, लेकिन उसमें डायरेक्शंस और ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट। अब और बढ़ेगा 226। 226 क्या बोलता है? 226 बोलता है कि देखो ये चैप्टर 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, इसमें हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकता है। 226 में डिस्क्रिशनरी पावर दिया हुआ हाई कोर्ट को। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है कि उसकी इच्छा होगी तो करेगा, वरना नहीं करेगा। क्या क्या कर सकता है वो? डायरेक्शन इशू कर सकता है, ऑर्डर इशू कर सकता है और रिट इशू कर सकता है। रिट कौन सी? वही 5 तरह की रिट है, वो भी इशू कर सकता है। 226 इन्वॉल्व नॉट ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट बट आल्सो फॉर द वायलेशन ऑफ द अदर राइट, यानी कि फंडामेंटल राइट के साथ अदर राइट के वायलेशन में भी 226 इन्वोक कर सकते हैं। 226 क्या है? 226 स्टेट बोलता है कि इन द स्पाइट ऑफ द आर्टिकल 32 High Court is the power to issue order, writ, or including the writs in the nature of the writs in the nature of the habeas corpus, mandamus, cover under surgery to any person, authority, government, public official for the enforcement of the fundamental right or any other right under its own local jurisdiction. Living class. फीस वगैरह रिकॉर्डेड एक्शन लो ना, रिकॉर्डेड लो शाम को, तो इसलिए रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, तो ताकि लोग वाले बात है। आपके जो मतलब फीस के लेकर पहले बार जाकर बोला ना सर को, तो मेरे सर को जैसे ही बोला कि देखो सर मैडम को होता है ऐसे नहीं, वो आपको लाइव लेक्चर तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको तो टाइम मिलेगा तो वो रिकॉर्डिंग लेक्चर लेंगे, तो उनके रिकॉर्डिंग लेक्चर के हिसाब से फीस कर लो आपकी। वही उसमें तो देखो, उसमें भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मतलब उसमें कोचिंग वाला क्या करे बेचारा वो। हाँ भाई, हर्ष कुमार द्विवेदी। यस सर। तो आर्टिकल 26 में क्या हो गया था? 226 जो है आर्टिकल 32 से अलग है, वही सीरियस में को रीट बीट होती है, और रीट किसके अगेंस्ट इशू कर सकता है? वो अथॉरिटी अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, 226 और अदर राइट्स के लिए भी तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अदर राइट्स इंपॉर्टेंट है 226 के लिए, हमेशा ध्यान रखना जब भी लिखो तो अदर राइट्स के बारे में जरूर लिखना, क्योंकि ये इसमें यूनिक है। ठीक है, और इसमें लोकल जुडिक्शन होगा। लोकल जुडिक्शन मतलब अगर मान लो हाई कोर्ट इंदौर की है तो वो जबलपुर हाई कोर्ट के केस नहीं लगता, मतलब जबलपुर के अंदर आने वाले, जबलपुर के जुडिक्शन में आने वाले लोगों के रीट हाई कोर्ट नहीं ले सकता है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहीं के भी ले सकता है, कहीं के भी। समझ गए? Article 226 states in respect of the seat of the government of the authority or residence of the person is not in the local jurisdiction of the High Court. Still, High Court can issue directions order to such government authority if the cause of action wholly or in part issues arises on jurisdiction. अब उन्होंने इसी चीज को आगे समझाया कि देखो मान लो लोकल जुरिडिक्शन तो होना ही चाहिए, किसका? हाई कोर्ट का। लोकल जुरिडिक्शन मतलब जहाँ की है वहीं के केस लेगा। लेकिन अगर मान लो कोई गवर्नमेंट है, वो है राजस्थान की, ठीक है, लेकिन उसने कुछ एक्शन लिया है, उस एक्शन से जो लोग अफेक्ट हुए हैं, जो पीपल अफेक्ट हुए लोग, वो कहाँ के हैं? अपने इंदौर के जुडिक्शन में आने वाले लोग हैं। तो इंदौर की हाई कोर्ट राजस्थान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट रीट इशू कर सकती है। समझ गए? यही बोला है इसमें।
226 क्या बोलता है, स्टेट दैट द पावर गिवन टू द हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर विल नॉट डेरोगेट द पावर गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट। में सीधी सी बात है कि देखो आपने दो अथॉरिटी को सेम पावर दे रखी है, तो यहाँ पर कभी भी ये नहीं माना जाएगा कि 226 की पावर यूज करते समय हाई कोर्ट किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम करेगा, डेरोगेट करेगा मतलब कम करेगा, समझ गए? ठीक है। हाई कोर्ट का अपना अलग काम है, सुप्रीम कोर्ट का अपना अलग काम है। स्कोप ऑफ 226 का स्कोप देखो, 226 का स्कोप वाइड है। वाइड क्यों है? इसमें फंडामेंटल राइट भी आते हैं और अदर राइट भी आते हैं। और 32 का नेरो है, क्यों? क्योंकि ये इसमें खाली फंडामेंटल राइट ही आते हैं, अदर राइट नहीं आते। इसमें दो चीज आती है, इसलिए इसका वाइड है, मतलब फैला हुआ जुरिडिक्शन है। 226 not only gives the power to issue direction but also for the enforcement of the other rights। वही बात है यार। चलो अब ये लाइन इन्होंने क्यों लिखी है वापस, इसमें क्या अलग लिखा है बताओ आप? सेम ही तो है। डायरेक्शन ऑर्डर रीड टू एनी पर्सन अथॉरिटी गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिशियल इंट्रीम ऑर्डर फॉर द रेट्स, ठीक है। 226 में ये चीज नहीं है। हाँ, इंट्रीम ऑर्डर दे सकते हैं। इंट्रीम ऑर्डर मतलब सपोज मान लो आपने पिटीशन फाइल करी आज और आपका फाइनल डिसीजन आने में भी टाइम है, तो फाइनल डिसीजन के पहले आप इंट्रीम ऑर्डर दे सकते हो, ऑर्डर, ठीक है। फाइनल डिसीजन में आपको जो ऑर्डर देना हो दे देना, लेकिन उसके पहले भी आप इंट्रीम रिलीफ दे सकते हो। इंट्रीम रिलीफ तो पता होगा तुम्हें? हाँ, इतना तो पता करना चाहिए। रेट कितने 5 प्रकार की होती है पता है अपन को। शुरू करते हैं पहली वाली से। रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस को क्या बोलते हैं? बंदी प्रतिपरीक्षण हिंदी में। रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज इशूड बाय द कोर्ट इन दोस केसेस वेयर द पर्सन इज लीगली डिटेन। मतलब अगर किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से आपने पकड़ के रखा है, डिटेन करके रखा है, तो कोर्ट हेबियस कॉर्पस रेट इशू कर सकती है। इसका मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी, यानी शरीर को प्राप्त करना, शरीर को लाओ, ऐसा बोलता है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडीज अवेलेबल टू द पर्सन डिटेन। अगर कोई व्यक्ति को अपन ने इलीगल डिटेन कर रखा है, चाहे वो पुलिस हो, कोई पब्लिक अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट हो या किसी प्राइवेट पर्सन है, तो ये रेट जो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। सीधा आप रेट इशू करवाओ, लोगों को या कोर्ट में पेश करवाओ। बाय दिस रेट द कोर्ट कमांड द पर्सन और द अथॉरिटी हु हैज डिटेन्ड और रिस्ट्रेन्ड अनदर पर्सन टू प्रेजेंट सच पर्सन बिफोर द कोर्ट। अगर मान लो हेबियस कॉर्पस रेट अगर कोर्ट इशू करती है, तो वो क्या कर रही है? कमांड दे रही है किसको? उस पर्सन को या उस अथॉरिटी को जिसने किसी एक व्यक्ति को डिटेन करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा है या फिर रिस्ट्रेन करके रखा है, मतलब रोक के रखा हुआ है। और वो बोलती है कि इस व्यक्ति को तुम प्रेजेंट करो बिफोर द कोर्ट तुरंत, ठीक है। ये होती है हेबियस कॉर्पस, समझ गए? यस सर। The court requires the detaining person to provide the grounds on which the person has been detained, and if he fails to provide a valid ground, the person who has detained will released by the court immediately। यानी कि जिस भी व्यक्ति ने उसको पकड़ के रखा है, डिटेन करके रखा है, रिस्ट्रेन करके रखा है, कोर्ट उससे पूछेगी क्या आपने क्या कारण से इस व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में रखा है, पकड़ के रखा है, डिटेन करके रखा है। अगर आपने वैलिड ग्राउंड बता दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप वैलिड ग्राउंड बताने में फेल हो गए तो कोर्ट तुरंत उसको इमीडिएट रिलीज करने की ऑर्डर दे देगी। समझ गए? यस। हाँ, बहुत ध्यान से सुनना है ना। मैं मतलब बहुत खतरनाक मूड में हूँ अभी पढ़ाने के, मतलब वो जुडिशरी गोल्ड वाले के उससे भी खतरनाक पढ़ा देता हूँ मैं। जुडिशरी गोल्ड पता है तुमको? हाँ। ठीक है, उनसे अच्छा पढ़ाता हूँ मैं, ऐसा मेरे को बोला एक ने। किसने बोला? ऐसे ही बोल रहे थे एक दिन, मोदी जी आए थे, बोला अरे जी आप क्या पढ़ाते हैं, ऐसा बोल रहे थे। आपने तो जुडिशरी गोल्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे मोदी जी से बातचीत चलती है अपनी। चलो, रीट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सनल लिबर्टी। किसी व्यक्ति की पर्सनल स्वतंत्रता के लिए रीट बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सी वाली? हेबियस कॉर्पस। क्योंकि किसी व्यक्ति को आप पकड़ के रख लोगे तो काहेगी स्वतंत्रता, लेकिन उसको स्वतंत्र करने के लिए, उसको फ्री करने के लिए रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सिटीजन्स के लिए बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल कैन बी सर्व्ड विद द रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस। यानी कि जो रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस है, आप किसी पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ भी इशू कर सकते हो, किसी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी इशू कर सकते हो। सपोज एग्जांपल, कोई स्कूल है, कोई स्कूल ने किसी बच्चे को पकड़ के रखा है स्कूल के अंदर, तो आप रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हो कि भैया देखो हमारे बच्चों को इन्होंने स्कूल में रोक लिया, ठीक है। द रीट ऑन द अदर हैंड इज नॉट इशूड वेयर। कब नहीं इशू कर सकते? जब डिटेंशन लॉफुल है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को इसने लॉफुल तरीके से पकड़ के रखा है। लॉफुल तरीके से मतलब सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, पुलिस से पकड़ के लिए, तो उसमें क्या गलत है? वो तो बड़ी चीज है। प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोई व्यक्ति लेजिस्लेचर ने कानून या फिर कोर्ट के आदेश की अवमानना करता है तो उस व्यक्ति को
पकड़ा जा सकता है, उसके लिए फिर हेबियस कॉर्पस इशू नहीं होगी। डिटेंशन में आता है कंप्यूटर कोर्ट। अगर मान लो किसी कोर्ट ने ही उसको डिटेन करने के ऑर्डर दिए हैं, डिटेंशन इज आउटसाइड कोर्ट जुडिक्शन। अगर मान लो कोर्ट की जुडिक्शन के आउटसाइड किसी व्यक्ति को डिटेन करके रखा गया है, वही वाली बात है कि इंदौर के हाईकोर्ट में तुम केस लगा रहे हो कि साहब एक व्यक्ति को कोलकाता में डिटेन करके रखा है, अरे भैया कोलकाता के हाईकोर्ट में लगा दो ना, ऐसा ठीक है। आउट ऑफ जुडिक्शन का है तो फिर इंदौर कैसे इशू कर देगी रेट? माना हाईकोर्ट है पर इतनी बड़ी थोड़ी है। चलो, who can apply for the rate? रेट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? रेट के लिए अप्लाई बाय एनी पर्सन हु इज लीगली डिटेन। जिस व्यक्ति को डिटेन करके रखा गया है या तो वो अप्लाई कर दे या फिर उसके अलावा उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको डिटेन करके रखा वो थोड़ी कोर्ट आ देगा, समझ गए? यस सर। केस लॉस देख लो। सुनील बत्रा का केस। सुनील बत्रा में क्या बोला? सुनील बत्रा में बोला गया है, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत फेमस केस है, ये इंपॉर्टेंट केस है। इसमें बोला गया है कि देखो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस जो है वो किसी व्यक्ति को सिर्फ रिलीज करने के लिए इशू नहीं होती है, बट आल्सो प्रोटेक्टिंग प्रिजनर फॉर द इनह्यूमन और बार्बरस ट्रीटमेंट। मतलब अगर मान लो एक व्यक्ति है, उसको तुमने यहाँ पकड़ के रखा है, तो इसको तो रिलीज करने के लिए रिट इशू होती है, लेकिन किसी व्यक्ति को आप भी बोल रहे हो कि हमने लॉफुल तरीके से पकड़ के रखा है, मतलब आपने डिटेन करा है लॉफुल तरीके से, लेकिन अब उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, उसको खाना नहीं दे रहे हो, उसको उसके साथ बार्बरस ट्रीटमेंट कर रहे हो, इनह्यूमन अमानवीय ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए भी हेबियस कॉर्पस रेट इशू हो जाती है कि भैया इस व्यक्ति को पकड़ के रखा तो रखा, लेकिन उसको बेचारे को मार रहे, खाना नहीं देते, तो कोर्ट फिर उस पर हेबियस कॉर्पस इशू करके उसको रिलीज करवा देती है। समझ गए? यस सर। ये कौन से केस में बोला गया है? सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोल रहे हो? कुछ बोला क्या तुमने अभी? नहीं सर। मेरे आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता है, ठीक है। मोदी से जान पहचान है मेरी भी डायरेक्ट। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत। इसमें बोला गया था जो हेबियस कॉर्पस है is a deliberately most controversial decision of the Supreme Court where the constitutional bench declared that under the emergency provision no one could be seek the restrictions of any court in the India and to try save his liberty or life threatened to be taken away by the state। यानी सीधी सी बात है, ये इमरजेंसी का केस था। मुझे पता है जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, जब मैं वकालत करता था पिछले जन्म में, तो इमरजेंसी जब लगी थी तो क्या हुआ था कि कुछ लोगों को इमरजेंसी में जबरदस्ती डिटेन किया जा रहा था। इमरजेंसी में ऐसा रहता है कि अगर मान लो कोई भी व्यक्ति थोड़ा बहुत कुछ गलत करता है तो उसको तुरंत पुलिस बिना कारण पकड़ लेती है। जिसको डिटेन किया जा रहा था वो 32 के अंदर रेट फाइल कर रहे थे। तो एडीएम जबलपुर वाला जो केस है इसमें ऐसा बोला गया था, देखो अगर इमरजेंसी लगी है तो इमरजेंसी में 32 ऑलरेडी सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड हो जाता है मतलब आप किसी भी व्यक्ति को रिलीज कराने के लिए हेबियस कॉर्पस रेट इशू नहीं करा सकते। समझ गए? यस सर। कानू सन्याल वाले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का केस था। इसमें बोला था सुप्रीम कोर्ट ने व्हाइल डीलिंग विद द पिटीशन फॉर द हेबियस कॉर्पस रेट द कोर्ट में एग्जामिन द लीगलिटी ऑफ द डिटेंशन विदाउट रिक्वायरिंग द पर्सन डिटेन टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट। यानी कि जिस व्यक्ति को डिटेन करके रखा है उसको लाने की जरूरत नहीं है, आप खाली इतना चेक कर लो कि जिस व्यक्ति को पकड़ के रखा है क्या वो लीगली सही है। अगर लीगली सही है तो कोई बात नहीं, अगर इलीगल है तो रिलीज करवा दो। शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। Apex court halted if the detained person is unable to pay for the rate of habeas corpus. Someone else may pay for such rate। लेकिन सीधी बात है कि जिस व्यक्ति को पकड़ के रखा है अगर वो खुद कोर्ट में आके हेबियस कॉर्पस की रेट नहीं लगा सकता, जो कि स्वाभाविक है, तो उसकी जगह कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, कोई भी एनी पर्सन। ठीक है? यस सर। इसके बाद आता है मैंडामस। रेट ऑफ मैंडामस कब लगती है? रेट ऑफ मैंडामस जनरली लगती है किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से कुछ काम कराने के लिए। सपोज मान लो कलेक्टर ऑफिस कुछ काम नहीं कर रहा है तो हाईकोर्ट बोले कलेक्टर को भैया ये काम करके दो, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर ठीक से काम नहीं करता है तो मैंडामस लग जाती है। मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड, यानी कि कमांड देना, बोलना कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ठीक है। द रेट ऑफ मैंडामस is the superior court order the inferior court to do an act or to do absent from doing anything। यानी कि जो सुपीरियर कोर्ट होती है, बड़ी कोर्ट होती है, वो छोटी कोर्ट को बोलती है कि आप ऐसा करो या फिर ऐसा abstain from doing it, यानी कि ऐसा मत करो, यानी कुछ भी करने या ना करने के लिए जो कमांड दिया था सुपीरियर कोर्ट द्वारा इंफीरियर कोर्ट को, वो रेट ऑफ मैंडामस के द्वारा दिया जाता है। दिस ऑर्डर कैन आल्सो बी given to the inferior tribunal, board, corporation or any type of the administrative authority। यानी कि कोर्ट के अलावा कोई दूसरी भी अथॉरिटी है क्योंकि अपना काम ढंग से नहीं कर रही है तो सुपीरियर कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है कि आप ऐसा ऐसा करो या फिर ऐसा ऐसा मत करो, ठीक है। यस सर। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ द रेट ऑफ मैंडामस इज कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन। यानी कि प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट इशू नहीं कर सकती। मतलब अगर कोई मान लो प्राइवेट पर्सन कुछ गलत करता है अपनी अथॉरिटी में तो उसके अगेंस्ट रेट इशू नहीं होती है।
Writ is useful for the enforcing the duty which is required to be done by the law or by the office which a person holds. यानी कि writ is useful किस चीज के लिए यूजफुल है? For enforcing the duty which is required to be done by law or by the office which a person holds. ये किस चीज के लिए? कि वो ये किसी की ड्यूटी इन्फोर्स कराना। सीधी बात है, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, आपका काम क्या है? आपकी ड्यूटी क्या है कि आप अकॉर्डिंग टू लॉ काम करो। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से कुछ काम नहीं करते हो, ठीक है, तो आपके ऊपर मेंडामस इशू कराएंगे, आपको कमांड दिया जाएगा कि आप ऐसा करो वैसा मत करो। ठीक है। अथॉरिटी के बाद बहुत सारी ड्यूटी होती है, सीधी सी बात है। अथॉरिटी हैज मेनी ड्यूटीज, सम ऑफ व्हिच आर मैंडेटरी एंड व्हाइल सम आर लेफ्ट एंड देयर डिस्क्रिप्शन टू बी परफॉर्म। यानी कि बहुत सारी अथॉरिटीज होती है जो कि उनको करना ही करना है लॉ के हिसाब से, लेकिन कुछ ऐसी होती है जिसमें डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन मतलब कि आपकी इच्छा है, आपको सही लगे तो करो, सही नहीं लगे तो मत करो। लेकिन इफ द अथॉरिटी जो मैंडेटरी ड्यूटी है वो परफॉर्म नहीं करती है तो रेट ऑफ मैंडामस इशू हो जाती है तुरंत। बट इन केस ऑफ द डिस्क्रिशनरी इशू ड्यूटीज रेट कैन नॉट बी इशूड। यानी कि अगर कोई डिस्क्रिशनरी ऑर्डर है, डिस्क्रिशनरी इश्यूज है कि जिसमें अथॉरिटी के ऊपर आपने बोला है कि भैया आपको ठीक लगे तो करो, ठीक नहीं लगे तो मत करो, तो सर थोड़ा थोड़ा आया ये वाला पॉइंट। अथॉरिटी को ठीक नहीं लगा, नहीं करा, सर तो दबाव नहीं बना सकते कि ऐसा करो। सर थोड़ा थोड़ा आया ये वाला। इसमें बोला गया है कि देखो कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के ना दो तरह की ड्यूटीज होती है। पहला तो जो लॉ ने बोला है कि आपको करना ही करना है, और वहीं पे दूसरी कुछ अथॉरिटीज होती है जिसमें लॉ ने बोला है कि आपकी इच्छा हो तो आप देख लो, सही लगे तो कर देना, नहीं तो मत करना। यहाँ पे दो तरह की ड्यूटी होती है। तो जो मैंडेटरी ड्यूटी होती है उसके लिए रेट ऑफ मैंडामस इशू होती ही होती है। अगर मान लो कोई व्यक्ति, कोई ऑफिसर, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी मैंडेटरी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट आप मैंडामस इशू करवा के उससे वो काम करवा सकते हो। सर ये एंड वाइल सम आर लेफ्ट एट देयर डिस्क्रिप्शन टू बी परफॉर्म्ड, मतलब यही तो लिखा है कि देखो एक दो यहाँ से पढ़ो। अथॉरिटी के पास मेनी ड्यूटीज होती है, मतलब हाँ। बहुत सारी ड्यूटीज होती है। सम ऑफ व्हिच आर मैंडेटरी, यानी कि कुछ मैंडेटरी होती है, व्हाइल सम आर लेफ्ट एट देयर डिस्क्रिप्शन, लेकिन कुछ उनके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दी जाती है। ठीक है, समझ गए? ठीक है। ये लेफ्ट एट देयर डिस्क्रिप्शन मतलब उनके डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिए कि भैया तुम्हें ठीक लगे तो कर लेना, नहीं और लगे अगर तो मत उन्हें करना। मैंडेटरी ड्यूटी, अगर रेट आती है लेकिन डिस्क्रिप्शन में क्या नहीं आती। क्या बोल रहे हो? अगर उन्हें मैंडेटरी मतलब ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी तो मैंडेमस इशू होती है। हाँ, समझ गए? ठीक है सर। Who can apply for this rate? इस रेट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? सबसे पहले मेरा लैपटॉप देखा जाएगा कि चार्ज है कि नहीं, पता लगे क्लास चल रही, क्लास में बंद हो जाएगी। हाँ, who can apply for this? ये रेट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? ऐसा कोई सा पर्सन जिसका राइट वॉयलेट हुआ, इन्फ्रिंज्ड हुआ हो, वो अप्लाई कर सकता है। बट आफ्टर द एडवेंट ऑफ द पब्लिक इंटर लिटिगेशन इन इंडिया, जब से पब्लिक इंटर लिटिगेशन अपने देश में आया है तब से जो पब्लिक है, पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन है, मतलब सभी लोगों के समूह की भलाई के लिए कोई भी व्यक्ति या सामूहिक लोग डायरेक्ट इस रेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रेट ऑफ मैंडामस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर इंदौर का कलेक्टर कुछ काम नहीं कर रहा है जिससे किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो व्यक्ति तो रेट कर ही सकता है, लेकिन इंदौर के लोग साधारण तौर पे भी रेट इशू कर सकते हैं। जैसे कि सपोज अभी जो ये पानी वाला किस्सा हुआ था भागीरथपुरा में, हाँ। तो जो लोग की जान गई, जो लोग बीमार हुए वो तो रेट इशू कर ही सकते थे, लेकिन उसके अलावा कितने सारे लोगों ने, वकीलों ने रेट फाइल कर दी थी। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि जज ऑफ द कोर्ट इज ड्यूटी टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इफ द जज फेल टू द ड्यूटी कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू ऑब्जर्व द फॉर इम्प्लीमेंट। तो सीधी बात है कि जज की ड्यूटी क्या होती है कि वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करे, लेकिन अगर वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने में फेल हो जाता है तो जो सुपीरियर कोर्ट होता है वो उसको बोल सकता है कि भैया आप इसकी ड्यूटी को फुलफिल करो। इलस्ट्रेशन है, एक पब्लिक सर्वेंट है जिसकी ड्यूटी है टुवर्ड्स बी कि भैया वो ऐसा ऐसा काम करेगा, ही हैज टू फुलफिल अकॉर्डिंग टू द लॉ के हिसाब से उसको ड्यूटी फुलफिल करनी है, लेकिन वो नहीं करता है, डजंट फुलफिल। बी क्या हो गया? बी एक विक्टिम हो गया नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, तो वो हाई कोर्ट को जाएगा और बोलेगा कि भाई साहब ये मेरे को इसी ऐसा कर दो। हाई कोर्ट जो है से वो डिमांड करेगा कि इस व्यक्ति से इसकी ड्यूटी फुलफिल करवाओ। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट के पास पावर क्या है कि अगर उसको सेटिस्फाइड हो गई, उसको लगता है कि हाँ जो बी है वो बोनाफाइड है, बी अच्छा आदमी है और ए ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी है, तो ड्यूटी शुड बी फुलफिल्ड ऑन देन इशू रेट ऑफ मैंडामस इशू कर दोगे, और जो ए है वो बाउंड हो जाएगा टू परफॉर्म हिज ड्यूटी या टू फुलफिल हिज ड्यूटी। समझ गए?
लेकिन अब यहाँ पे बिजनेसमैन की बात हो गई है, तो बिजनेसमैन के इलस्ट्रेशन में सिंपल सी बात है, बिजनेसमैन एक प्राइवेट पर्सन है, तो उसके अगेंस्ट रिट इशू नहीं होगी। समझ गए? यस सर। केस इसमें सोहनलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था रिट ऑफ मैंडामस है वो ओनली अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल इफ द प्रूवन दैट ही इज इंटीग्रेटेड विद द पब्लिक अथॉरिटी। जो प्राइवेट पर्सन है उसके अगेंस्ट आप रिट ऑफ मैंडामस इशू कर सकते हैं, लेकिन कब? जब वो पब्लिक अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अपनी मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार ने रोड बनाने का काम करना है। ये रोड बनाने का काम किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। हाँ। लेकिन अब सरकार खुद आके तो रोड नहीं बनाती, वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया है वो तो प्राइवेट पर्सन है ना, डीपी है, प्राइवेट पर्सन है, लेकिन वो काम किसका कर रहा है? गवर्नमेंट का काम कर रहा है। तो अगर ये प्राइवेट पर्सन भी अगर किसी भी राइट को वोलेट करता है तो इसके खिलाफ रिट इशू हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम कर रहा है। तो उसी तरीके से अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल पब्लिक अथॉरिटी के साथ इंटीग्रेटेड होकर कुछ काम करता है, उनके साथ मिलकर कुछ काम करता है, उसके अगेंस्ट भी रिट ऑफ मैंडामस इशू हो सकती है। ऐसा कौन से केस में कहा गया है? सोहनलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957। ठीक है सर। समझ गए आप कि नहीं समझे? समझ गई। बोलो तारा। लैंडमार्क केस ऑफ एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस है। इस केस में कहा गया है कि जज रूल्ड दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट हैव अ रिट इशूड अगेंस्ट हिम that directs him to fix the number of the judges of the High Court and fill vacancy. The court cannot issue a writ of mandamus against the person like the president and governors. एसपी गुप्ता जो ये है ना, जज का केस था। एसपी गुप्ता का जज वाला केस आता है। जब अपन जजेस केस की बात करते हैं ना तो एसपी गुप्ता का नाम भी आता है उसमें। एसपी गुप्ता के केस में क्या हुआ था कि रिट ऑफ मैंडामस इशू करने के लिए मना करा था हाई कोर्ट को कि भैया प्रेसिडेंट के अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडामस इशू थोड़ी कर दोगे, वो प्रेसिडेंट है, वो बाप आदमी है, दो चाटे मार देगा तुमको, अभी तुम क्या कर लोगे? बड़ा आदमी तुम नौकरी से निकाल देगा, अभी हाईकोर्ट तो तुम जज हो। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि उस केस में क्या हुआ था कि कुछ हाईकोर्ट की वैकेंसी फुलफिल नहीं हो रही थी, तो हाईकोर्ट ने बोला कि प्रेसिडेंट आप अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे हो, आप हाईकोर्ट की वैकेंसी फुलफिल करो, हाईकोर्ट के जज को अपॉइंट करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देख बेटे ऐसा है, लाड़ ले, बहुत दिक्कत हो जाएगी, प्रेसिडेंट है वो, उसने तुझे अपॉइंट करा है। ठीक है, और गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर जो होते हैं बड़े लोग माने गए हैं, इनके अगेंस्ट आप रिट ऑफ मैंडामस इशू नहीं कर सकते। समझ गए? क्या? कुछ नहीं। सरसरी पढ़ना ब्रो, सरसरी। द वर्ड सरसरी मींस टू बी सर्टिफाइड। सर्टिफाइड करना किसी चीज को सही या गलत, मतलब किसी व्यक्ति ने कोई काम कर दिया है, मतलब किसी कोई काम हो गया है, तो उसको बताना कि सही हुआ है कि गलत हुआ है, वो होता है सरसरी। A writ of certiorari is issued by the Supreme Court to some inferior court or tribunal to transfer the matter to it or some other superior authority for the proper consideration. यानी कि सुपीरियर कोर्ट जो है वो एक सब इंफीरियर कोर्ट, जो छोटी कोर्ट है उनको बोलेगा, या जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं उनको बोलेगा कि देखो भैया आप जो काम कर रहे हो, जो आपके सामने मैटर है वो आप सही से नहीं कर रहे हो, आप इनको हमें ट्रांसफर कर दो टू द अदर सुपीरियर अथॉरिटी फॉर द प्रॉपर कंसिडरेशन। मतलब आप जो लोअर अथॉरिटी जो आप काम कर रहे हो ठीक से नहीं कर रहे हो, कृपया करके आप अपना काम सुपीरियर अथॉरिटी को दे दो। समझ रहे हो? यस सर। Writ of certiorari can be issued by the Supreme Court or any High Court for the quashing the order already passed by the inferior court. मतलब जो ऑर्डर पास हो गया है, मतलब जो चीज हो गई है, अगर कोर्ट को लगता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि वो गलत है, तो उसको आप क्या कर दोगे? क्वाश कर दोगे, मतलब खत्म कर दो, खारिज। जो चीज हो गई है खारिज बोलते क्या? खारिज, बिल्कुल खारिज। ठीक है। This can be issued when the superior court wants to decide a matter in the case itself or if there is an excess of jurisdiction by the inferior court. अगर मान लो जो सुपीरियर कोर्ट है वो चाहता है कि जो मैटर है जो आपने गलत तरीके से डिसाइड कर रहे हो उसको आप मुझे दे दो, मैं खुद ही कर लूंगा उसको, मतलब want to decide, वो चाहता है क्या? to decide the matter itself, वो खुद ही चाहता है कि तुम जो काम कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, काम कर रहे हो मुझे दे दो, मैं ही ठीक से काम कर लूंगा। ऐसा कौन? सुपीरियर कोर्ट बोल सकता है, यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है। If there is an excess of the jurisdiction of the inferior court, मतलब कोई जो inferior court है, मान लो सपोज ये कोर्ट है, इसका jurisdiction है यहाँ तक का, और वो इसके बाहर जाके कुछ काम कर रहा है, excess of jurisdiction, तो सुपीरियर कोर्ट बोल सकती है कि आप जो काम कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये काम अब आप हमें ट्रांसफर कर दो, हम सही तरीके से करें। समझ गए? यस सर। रिट कोर्स किसके अगेंस्ट इशू हो सकती है? वो तो फंडामेंटल एरर इन द प्रोसीजर फॉलोड बाय द इंफीरियर कोर्ट ऑफ द वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यानी कि अगर मान लो कोई इंफीरियर कोर्ट है, वो अपने प्रोसीजर में ही कोई फंडामेंटल एरर कर रहा है, मतलब कोई ऐसी गलती कर रहा है जो कि बहुत मूलभूत
गलती है, मतलब इतनी बड़ी गलती है पूरा केस का खेल खत्म हो जाएगा। ऐसी गलती अगर आप कर रहे हो तो, या फिर अगर आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के वोलेशन में कुछ काम कर रहे हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट सर्जरी इशू कर देगी आपके लिए। सर 2 मिनट रुकना, फ़ोन आ रहा है। Okay. Then there is one violation of the natural justice or the fundamental end of the procedure, it can cause the order of the inferior court। वही बात है कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट को पता लगता है कि जो इंफीरियर कोर्ट है वो फंडामेंटल एरर्स कर रही है, कुछ गलतियां कर रही है प्रोसीजर में, या फिर वो वायलेशन ऑफ क्या होता है नेचुरल जस्टिस कर रही है, तो सर्जरी का इशू करते हुए वो जो उनका ऑर्डर उन्होंने दिया है उसको क्वॉश कर सकती, खारिज कर सकती, खत्म कर सकती है। Who can apply for this writ? कौन कर सकता है? देखो, जो पर्सन जिसका राइट वायलेट हुआ, कि जो एग्रीड पर्सन है वो कर सकता है। ठीक है, ठीक है, किसका केस करेगा? जिसने उसके साथ रॉन्गफुल एक्सरसाइज ऑफ जुडिशन किया है, लेकिन जिस भी कोर्ट ने रॉन्गफुल एक्सरसाइज ऑफ जुडिशन किया है उसके अगेंस्ट वो पर्सन फाइल कर सकता है पिटीशन की सर्जरी की। किसके अगेंस्ट आती है? अगेंस्ट द बॉडीज विच आर जुडिशियल बॉडीज, यानी कि कोर्ट वगैरह, या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडीज यानी कि ट्राइब्यूनल वगैरह, कलेक्टेड, एसडीएम, इनके अगेंस्ट भी आप इशू कर सकते हो। व्हेन एनीबॉडी और द पर्सन इज परफॉर्मिंग जुडिशियल एक्ट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जुडिशियल एक्ट परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो जज नहीं है लेकिन वो जुडिशियल एक्ट परफॉर्म कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी आप रिट ऑफ सर्जरी इशू कर सकते हो। ठीक है, केसेस क्या है इसके? सैयद याकूब वर्सेस राधाकृष्णन केस। राधाकृष्णन का ये भी बहुत अच्छा केस है, इंपॉर्टेंट केस इसको बोला जाता है। केस सैयद वर्सेस याकूब वर्सेस केस राधाकृष्णन का 1964 का केस है। इस केस में बोला गया था कि देखो भैया, ये जो सर्जरी होती है वो सर्जरी निगाहों से इशू हो जाना चाहिए। सर्जरी जो रिट होती है वो करेक्ट इंस्टेंस के लिए होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा इंस्टेंस है, जो भी ऐसा काम है, फंक्शन है जो कि गलत हुआ है, उसको करेक्ट करना। कब? जब कोर्ट अपने जुरिडिक्शन से एक्सेस यानी कि बाहर जाके काम कर ले। Under the power granted by the writ, the court cannot act as a court of appeal, यानी कि इस रिट का इशू करके आप अपने कोर्ट में अपील नहीं करवा सकते या फिर एरर को चेक नहीं कर सकते। आपका काम क्या होगा? उसको क्वाश करना, गलत करना और सही ऑर्डर डिसाइड करना। इट कैन इम्प्लॉयड इन द केसेस वेयर देयर इज एन एरर ऑफ लॉ, कोई एरर ऑफ लॉ हो, या फिर व्हेन इट कैन बी shown that there is one violation of the principle of natural justice but not on the basis of the error of the fact solely। मतलब अपन नहीं बोलते कि सपोज मान लो कोई फैक्ट है, उसमें कोई गलती है, कोई गलत डिसाइड हो गया है, तो अपन क्या करते हैं? उसकी अपील करते हैं, उसको सुधारते हैं। तो वो काम रिट के जरिए नहीं होगा, उसके लिए अलग प्रोसीजर है अपील वगैरह करने की, रिव्यू करने की, रिवीजन करने की। वो रिट में तो ये होगा कि मान लो कोई अथॉरिटी अपना काम गलत कर रही है तो फिर आप रिट इशू करोगे। समझ गए? यस सर। प्रोविंसेस ऑफ बॉम्बे वर्सेस कुशल दास, AIR 1950 का केस है। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड वेयर एनीबॉडी ओवर द पर्सन हैविंग अ लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन क्वेश्चन अफेक्टिंग द राइट ऑफ द सब्जेक्ट एंड हैविंग द ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियली act in extraordinary or writ of mandamus lies, sorry, writ of certiorari lies. It does not lie to remove merely a ministerial act or to remove or cancel executive administrative act. For this purpose, term judicial does not necessarily mean the act of the judge or the legal tribunal sitting for the determination of the matter of law, but for the purpose of this question, the judicial act seems to be done by the competent authority upon the consideration of fact and the circumstances impose liability acting on the right। इसमें क्या चीजें बोली गई है? देखो, पहली चीज हमने बोला है कि जो रिट ऑफ सर्जरी है वो कब इशू हो सकती है? जब बॉडी ऑफ पर्सन मतलब एक से ज्यादा लोग, उनके पास क्या है? लीगल अथॉरिटी। क्या लीगल अथॉरिटी है? तो वो किसी क्वेश्चन को डिटरमाइन करे, किसी के राइट्स को, किसी की लाइबिलिटी को डिटरमाइन करे। मतलब एक तरह से क्या कर रहे हैं? जुडिशरी का काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि राइट्स जो सब्जेक्ट होते हैं उनको डिटरमाइन कर रहे हैं, उन क्वेश्चन को डिटरमाइन कर रहे हैं। डिटरमाइन करने का मतलब होता है डिसाइड करना। तो क्या कर रहे हैं? एक्ट ऑफ जुडिशरी कर रहे हैं। और एक्ट अगर वो किसी लीगल अथॉरिटी, जो उनको जितनी अथॉरिटी मिली हुई है, जितनी उनको पावर मिली हुई है, उससे एक्सेस में जाके काम करते हैं, उससे बाहर जाके काम करते हैं, तो उनके अगेंस्ट सर्जरी की इशू हो सकती है रिट। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद इट डज नॉट लाई टू रिमूव ओनली मिनिस्टरियल एक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट को रिमूव करने के लिए या उसको कैंसिल करने के लिए, या फिर एग्जीक्यूटिव एक्ट को रिमूव या कैंसिल करने के लिए आप रिट ऑफ सर्जरी इशू नहीं कर सकते। मान लो कोई पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है तो उसके लिए सर्जरी इशू नहीं करोगे। ठीक है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट होता है तो उसके लिए आप सर्जरी इशू नहीं करोगे। खाली आपको जुडिशियल एक्ट देखना है। जुडिशियल का मतलब क्या होगा? जुडिशियल का मतलब सिर्फ जज या फिर लीगल ट्रिब्यूनल नहीं होता है, मतलब जज और लीगल ट्रिब्यूनल के अलावा भी होता है। क्या क्या होता है? मान लो कोई डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर ऑफ लॉ कर रहा है, यानी कि कोई मैटर ऑफ लॉ को डिसाइड कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ जुडिशियल एक्ट, यानी कि जुडिशियल एक्ट करते हुए, और वो ऐसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? सीम्स टू बी एन एक्ट डन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और वो किसी कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है,
तो अपन को ये देखना है कि वो जो काम कर रहे हैं क्या उनके कंसिडरेशन ऑफ फैक्ट क्या है, उनके सर्कमस्टांसेस क्या है, क्या उनके डिसाइड करने से किसी के राइट और लाइबिलिटी डिसाइड हो रहे हैं, तो आपने पता करोगे कि ये इनका जो काम है जुडिशली एक्टिव, ठीक है। और फिर उसके अगेंस्ट आप रिट इशू कर दोगे सर्सरी। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। फॉरबिड मतलब रोकना, किसी व्यक्ति को रोकना कि ऐसा मत करो, तुम गलत कर रहे हो। द कोर्ट इज हायर इन अ पोजीशन issues prohibition writ against the court that is lower in the position to prevent the latter from the executing a jurisdiction or uprising the jurisdiction that is does not possess। ये सीधी सी बात है, अगर मान लो कोई कोर्ट है जो हायर पोजीशन पे, यानी कि सीधी सी बात है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो नहीं होगी लेकिन हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होती है, वो प्रोहिबिशन की रिट इशू कर देती है किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द कोर्ट जो कि लोअर कोर्ट है। इसलिए टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग ए जुडिक्शन, यानी कि उसको रोकने के लिए कि तुम्हें जुडिक्शन से बाहर जाके काम मत कर लेना। सर्सरी में क्या होता था कि किसी कोर्ट ने ऑलरेडी जुडिक्शन से बाहर जाके काम कर दिया है, अब उसके काम को क्वेश्चन करना है, खारिज करना है कि भैया तुमने जो करा है वो गलत करा है। तो प्रोहिबिशन में अपन पहले से ही रिट इशू करके प्रिवेंट करते हैं, रोक देते हैं उसको कि भैया तुम्हें अपनी जुडिक्शन से बाहर जाके काम नहीं करना है, ठीक है। यानी कि एक्सीडिंग ऑफ जुडिक्शन नहीं होना चाहिए या फिर अपराइजिंग ऑफ जुडिक्शन नहीं होना चाहिए, जो कि आपके पास है ही नहीं, जो डज नॉट पोसेस, आपके पास है ही नहीं, उस जुडिक्शन में आप जाके काम नहीं कर सकते, समझ गए? यस सर। Writ of prohibition can only be issued against the judicial and quasi-judicial authorities। same judicial authority और quasi-judicial authorities के against अपन writ issue कर सकते हैं। Can't be issued against administrative, legislative और private individuals। legislative, administrative, private individuals के against writ issue नहीं कर सकते। क्यों? Prohibition जो essentially किस चीज के लिए होती है? for the subordinate authorities जो इसलिए अदालतें होती हैं उनके लिए होती है। सर एडमिनिस्ट्रेटिव और प्राइवेट इंडिविजुअल के अंडर रिट इशू क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती हैं उनको लॉ ने नहीं बोला है कि तुम जुडिशियली एक्ट करो, उनका काम है आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट करो, और प्रोहिबिशन खाली जुडिशियली एक्ट को रोकती है। और प्राइवेट इंडिविजुअल जो होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल कुछ भी काम करे वो किसी भी तरीके से, उसको लॉ ने थोड़ी अथॉरिटी दी है, लॉ ने अथॉरिटी नहीं दी है तो मतलब वो फंडामेंटल राइट का वॉयलेट उसका गवर्नमेंट के द्वारा नहीं हो रहा है। और रिट कब इशू होती है? जब फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा हो, तो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल का कोई जुडिक्शन थोड़ी होता है, उसको थोड़ी बोला कि तुझे इतने क्षेत्र में काम करना है। ये तो जुडिक्शन तो किसका होता है? पब्लिक अथॉरिटी का होता है। हर पब्लिक अथॉरिटी को अपना जुडिक्शन दिया जाता है कि आपको इसके अंदर के काम करना है। अगर वो उससे बाहर जाके काम करता है तो अपन रिट इशू करेंगे, लेकिन प्राइवेट का तो कोई जुडिक्शन होता ही नहीं है। ठीक है। और लेजिस्लेटिव के लिए भी सेम कैसे कि लेजिस्लेटिव क्या है कि पूरे स्टेट के लिए कहीं के लिए भी कानून बना सकता है, कानून बनाने का काम है उसका, तो उसके अगेंस्ट आप रिट इशू नहीं करोगे। और कानून अगर वो अपने स्टेट के बाहर जाके भी काम अगर कानून बना रहा है तो वो जस्टिफाई कर देगा कि हम तो राज्य की भलाई के लिए बना रहे हैं, तो आप रिट इशू नहीं कर सकते, कि उसके लिए आपके पास ऑलरेडी क्या है? जुडिशियल रिव्यू, समझ गए? हाँ, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन किसके अगेंस्ट होती है? सबऑर्डिनेट कोर्ट के अगेंस्ट। Writ of prohibition is issued to prevent an inferior court or tribunal from exceeding its jurisdiction in cases pending before it or acting contrary to the rules of natural justice or to compel inferior court to keep within the limit of their jurisdiction। सीधी सी बात है कि भैया जो इंफीरियर कोर्ट्स होती है उनको प्रिवेंट करना, जो ट्राइब्यूनल होती है उनको प्रिवेंट करना, कहाँ से? कि भैया तुम अपनी जुडिक्शन से एक्सेस मत कर जाना, ठीक है। उसके बाद नेचुरल जस्टिस के कंट्री मत कर जाना, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट काम नहीं करना, या फिर इंफीरियर कोर्ट को कंपेल करना, उन पर दबाव बनाना, आप जो भी काम कर रहे हो कृपया करके अपनी लिमिट में लेके करो, लिमिट ऑफ जुडिक्शन में लेके करो, ठीक है। रिट इज इशूड इन द बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में होती है, जब एक्सेस ऑफ जुडिक्शन होता है तब भी या फिर एब्सेंस ऑफ जुडिक्शन होता है तब भी। हेलो, गुड मॉर्निंग। नहीं जाऊंगा 12 बजे तक। हाँ, मुझे एक बार कॉल कर लेना 3 बजे के बाद। हाँ भाई हर्ष, ठीक है। यानी कि कोई अथॉरिटी अपने जुडिक्शन से बाहर जाके काम करे तब भी आप उसको रोक सकते हो, या फिर कोई अथॉरिटी एब्सेंस ऑफ जुडिक्शन में काम करे। एब्सेंस ऑफ जुडिक्शन में काम करना मतलब सपोज एक कोर्ट है, इसके जुडिक्शन में इसको बोला गया है कि आपको सिविल मैटर देखना है, क्रिमिनल मैटर देखना है,
और आपको दूसरे जो अदर मैटर मिसलेनियस है वो देखना है। लेकिन अगर उसके पास फाइनेंशियल मैटर और कंपनी मैटर देखने का जुडिक्शन ही नहीं है और वो ऐसे काम कर रहा है, फाइनेंशियल और कंपनी मैटर देखने लग गया, तो फिर अपन रेट इशू करवा सकते हैं, रेट ऑफ प्रोहिबिशन, कि भैया इसको रोको, ये अपने जुडिक्शन के बाहर का काम कर रहा है, जो जुडिक्शन आपने इसको दी नहीं है उसका काम कर रहा है। समझ गए? यस सर। If the district court is hearing an appeal against the judgment of the high court, such an act is bound to be prohibited because the district court has हाँ ये सही तो बात है। सपोज मान लो हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर है, उसकी अपील तुमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर दी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर है क्या हाई कोर्ट की अपील सुनने का? नहीं। बस तो फिर वो नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। In cases where the court is partly acting with the jurisdiction and partly outside it, the court will issue against the act which is partly outside the jurisdiction। मतलब कोई कोर्ट है, वो अपना जुडिक्शन में लेके काम कर रही है, लेकिन उसका जो काम का कुछ हिस्सा है वो जुडिक्शन के अंदर आ रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा जुडिक्शन के बाहर का आ रहा है, तो हम रिट इशू करवा सकते हैं कि भैया जो बाहर वाला जुडिक्शन है वो आपका नहीं है, कृपया करके आप उसका काम मत करो, आप खाली अंदर अंदर का काम करो। यस सर। Writ can be issued only when the proceedings are pending in the inferior court and not when the order has been already passed by the court। सीधी सी बात है कि जो पेंडिंग प्रोसीडिंग है उसके अगेंस्ट प्रोहिबिशन इशू होती है, और जो ऑर्डर पास हो चुका है उसके अगेंस्ट कौन सी इशू होगी? सर सॉरी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डिफरेंस बिटवीन सर्सरी एंड प्रोहिबिशन। रेट ऑफ सर्सरी एंड प्रोहिबिशन अपीयर टू बी सेम, दोनों एक जैसी लगती है, लेकिन वो दोनों एक जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि गंगाधर शक्तिमान नहीं है। In the writ of prohibition, the superior court issue the writ before the final order is passed by the inferior court, and therefore this is an preventive remedy। इन्हीं का मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोहिबिशन है वो किसी व्यक्ति को फाइनल ऑर्डर पास करने के पहले ही रिट इशू करके उसको रोक देते हैं, यानी कि एक तरह से वो प्रिवेंटिव रेमेडी है, प्रिवेंट करते हैं कि ये तुम ऐसा ऑर्डर पास मत करो तुम्हारे जुडिक्शन के बाद जाके। सर प्रोहिबिशन मतलब रोकना ना? क्या प्रोहिबिशन मतलब रोकना? हाँ, जैसे अगर मैं बोलूँ कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है मतलब लॉ ने उस काम को करने से मना कर रखा है, रोक रखा है। और प्रोहिबिशन का मतलब ही होता है रोकना, किसी व्यक्ति को रोकना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कॉलेज के अंदर सिविल ड्रेस प्रोहिबिटेड है, मतलब कोई भी व्यक्ति सिविल ड्रेस पहन के नहीं आ सकता है, अथॉरिटी उसको रोक रही है। सर्सरी में क्या होता है कि सुपीरियर कोर्ट इशू अ रिट आफ्टर द इंफीरियर कोर्ट हैज मेड अ फाइनल ऑर्डर, मतलब कोई कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर पास कर दिया तब अपन सर्सरी इशू करते हैं। दस द रिट ऑफ सर्सरी इज अ करेक्टिव रेमेडी। ये क्या है? प्रिवेंटिव रेमेडी, ये करेक्टिव रेमेडी, मतलब जो काम गलत हो चुका है उसको करेक्ट करो, ठीक है? और प्रिवेंटिव मतलब? है प्रिवेंटिव मतलब? मेरे भाई मैंने तुमको प्रिवेंटिव भी बताया ना, भूल गए? प्रिवेंटिव मतलब रोकना। प्रिवेंटिव का मतलब होता है किसी भी चीज को कुछ होने से बचाना, पहले ही होने से बचाना। सपोज मान लो प्रिवेंटिव लॉज होते हैं। प्रिवेंटिव लॉज क्या कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे काम नहीं करोगे, मतलब आपको पहले से ही बचाना है या फिर रोकना है। समझ गए? मतलब किसी काम को करने के पहले ही आप उसका उपचार ले लो, उसे कहते हैं प्रिवेंटिव रेमेडी। केसेस है एस गोविंदा और मेनन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इस केस में क्या क्या चीजें बोली गई थी कि देखो रेट ऑफ प्रोहिबिशन जो है कब कब इशू हो सकती है, जब एक्सेस ऑफ जुडिक्शन हो, कोई व्यक्ति जुडिक्शन से बाहर जाके काम करे। अब्सेंस ऑफ जुडिक्शन, अब्सेंस ऑफ जुडिक्शन मतलब किसी के पास जुडिक्शन है ही नहीं, फिर भी वो वाला काम कर रहा है। अभी थर्ड वाला डिपार्चर फ्रॉम द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, कोई व्यक्ति नेचुरल जस्टिस के रूल्स के अगेंस्ट जाके काम करता है, तो आप इन तीन केसेस में रेट ऑफ प्रोहिबिशन इशू कर सकते हो अगेंस्ट द एनी अथॉरिटी और इंफीरियर कोर्ट्स। ब्रिज खंडेलवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सॉरी ब्रिज खंडेलवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का यह 1975 का केस है। इस केस में क्या बोला गया था? The Delhi High Court refused to issue prohibition to the central government to prevent it from entering into the agreement with Sri Lanka regarding the boundary dispute. The decision was based on the principle that the prohibition does not lie against the government discharging executive functions, and the prohibition is intended to control judicial and quasi-judicial and not the executive functions। सीधी सी बात है कि हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि देखो भाई साहब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिट इशू नहीं कर सकते, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है और वो अपना एग्जीक्यूटिव काम कर रही है, तो एग्जीक्यूटिव काम के अगेंस्ट आप प्रोहिबिशन इशू नहीं कर सकते। यस सर। फिर आता है रेट ऑफ को वारंटो। रेट ऑफ को वारंटो बोलता है, को वारंटो का मतलब होता है क्वेश्चन करना। क्वेश्चन ऑफ व्हाट अथॉरिटी, पूछना कि भैया तुम इस अथॉरिटी पे क्यों बैठे हो, कौन हो तुम।
ठीक है, writ of warranty is issued by the court against the private person when he is assumed an office on which he has no right। मतलब कोई प्राइवेट पर्सन अगर किसी ऐसे ऑफिस में बैठा है या फिर ऐसे ऑफिस की तरह काम कर रहा है जिसका काम करने का उसके पास कोई राइट ही नहीं है, उससे पूछा जाएगा कि भैया तुम कौन हो, क्या हो, हटो यहाँ से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकती है प्रिवेंट इलीगल सेपरेशन ऑफ द पब्लिक ऑफिस बाय द पर्सन, यानी कि किसी भी व्यक्ति द्वारा पब्लिक ऑफिस का इलीगल यूजरप्शन यानी कि इलीगल तरीके से इस्तेमाल होने से रोकने के लिए रीट ऑफ क्यो वारंट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्यो वारंट लिटरली मींस बाय व्हाट अथॉरिटी, पूछा जाता है कि भैया तुम कौन हो, क्या हो, कहां से आए हो, व्हाट तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी है इस ऑफिस में बैठने की। इट इज एन इफेक्टिव मेजर टू प्रिवेंट द पीपल फ्रॉम टेकिंग ओवर पब्लिक ऑफिसेस, पब्लिक ऑफिस को टेक ओवर करने से रोकने के लिए एक प्रिवेंटिव रेमेडी है। इलस्ट्रेशन, ए हु इज अ प्राइवेट सिटीजन, एक व्यक्ति जो प्राइवेट सिटीजन है, हैज नो क्वालिफिकेशन टू पोस्ट ऑफ द सब इंस्पेक्टर, उसके पास सब इंस्पेक्टर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब इंस्पेक्टर बना बैठा है, एज्यूम कर रखा है उसने वो ऑफिस, फिर भी तो हियर द वारंट कैन बी इशूड अगेंस्ट ए टू कॉल इनटू अ क्वेश्चन, उससे पूछा जाएगा इस अथॉरिटी ऑन विच ही टेक्स कंट्रोल ऑफ द ऑफिस ऑफ सब इंस्पेक्टर, उससे पूछा जाएगा कि भैया आप कैसे बैठे हो इस पद पे, आप कैसे पहुंच गए जब आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं हो। समझ गए? यस सर। Power to issue this writ is discretion in the court and therefore nobody can demand that the court is bound to issue writ। सीधी सी बात है कि जो रिट है ये डिस्क्रिशनरी है, मतलब कोर्ट को अगर लगेगा क्या ठीक है मुझे इसका क्वेश्चन करना चाहिए, रिट ऑफ पोजीशन का क्वेश्चन करना चाहिए पब्लिक ऑफिस के लेके, तभी ये रिट इशू होगी। जबरदस्ती मैंडेटरी नहीं है कि कोर्ट को ये रिट इशू करना ही पड़े। कंडीशन क्या क्या है इसकी, कंडीशन देख लो। पहली, द ऑफिस विच हैज बीन रॉन्गफुली असूम्ड बाय द प्राइवेट पर्सन इन द पब्लिक ऑफिस, यानी सीधी सी बात है एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा पब्लिक ऑफिस को रॉन्गफुली एज्यूम कर रखा है, एज्यूम कर रखा है मतलब उस पर वो काम कर रहा है, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो। सेकंड वाला क्या बोलता है, ये तो हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, द ऑफिस वाज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय अदर शेड्यूल, जो इस ऑफिस में बैठने के अपन बात कर रहे हैं कि उस व्यक्ति ने बिना अथॉरिटी के वो उस ऑफिस में बैठा है, तो ऑफिस कौन सा होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन पद होना चाहिए या फिर कानूनी किसी कानून के द्वारा बनाया हुआ कुछ पद होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन पद कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सपोज मान लो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है, गवर्नर है, राज्यसभा के मेंबर्स है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस है, कोर्ट के मेंबर्स है, क्लर्क्स है, ये सब सारे कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है। इनके अलावा नॉन कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट कौन से होते हैं, जैसे कलेक्टर हुआ, तहसीलदार हुआ, ये सारे स्टेटरी पोस्ट है, कोई डिपार्टमेंट का कोई हेड हुआ, कोई बोर्ड कमेटी का कोई अध्यक्ष हुआ, ये सारे कानूनी रूप से बनाए गए पद। तो किसी भी पद में अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से बैठता है तो उनसे प्रश्न किया जाएगा। नेचर ऑफ द ड्यूटी विच राइज फ्रॉम द पब्लिक फ्रॉम द ऑफिस इज पब्लिक, यानी कि जो ड्यूटी उस ऑफिस की है वो कौन सी है, पब्लिक ड्यूटी है, मतलब जो भी व्यक्ति उस ऑफिस में बैठता है उसके लोगों के लिए काम करने वाला काम है, यानी कि सीधी बात है कि गवर्नमेंट का ऑफिस है वो, तो उससे आप पूछोगे सवाल कि भैया तू क्यों बैठा है। द टर्म ऑफ ऑफिस मस्ट बी वो द परमानेंट नेचर, यानी कि परमानेंट नेचर का होना चाहिए वो, जिस भी ऑफिस में वो बैठने का दावा कर रहा है कि मैं इस पद का अधिकारी हूँ, तो वो जो ऑफिस है वो परमानेंट नेचर का होना चाहिए। इट शुड नॉट बी टर्मिनेबल एट एनी पर्सन और अथॉरिटीज प्लेजर, यानी कि वो जो पद है वो किसी व्यक्ति की इच्छा से खत्म होने वाला पद नहीं होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है कि अगर मान लो एग्जाम्पल ये एक अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी का एक हेड है, उसने अपने नीचे काम में मदद करने के लिए 2-3 लोगों को रख लिया है, ठीक है, प्राइवेट बेसिस पे कि 1 महीने 2 महीने 1 साल के लिए, तो इनके अगेंस्ट आप इशू नहीं कर सकते क्योंकि ये तो नॉन परमानेंट है, कब तक बैठेंगे जब तक हेड चाहेगा। हेड जिस दिन बोलेगा तुम्हारा काम हो गया घर चल जाओ, ये तो वैसे ही चल जाएंगे, तो आप इनके अगेंस्ट कोई वारंटी इशू नहीं कर सकते। समझ गए? A person against whom the writ is sought to be issued in the actual position of the office and using such office, यानी कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट आप रिट इशू कर रहे हो वो उस ऑफिस का एक्चुअल पोजीशन में होना चाहिए या फिर उस ऑफिस का यूज कर रहा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो चलते फिरते बोल रहा है कि मैं तो इंस्पेक्टर हूँ इंस्पेक्टर हूँ इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन कल आज तक कभी थाने पे जाके नहीं बैठा, तो उसके अगेंस्ट आप रिट थोड़ी इशू कर सकते हो। समझ गए? यस सर। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि भैया मैं प्रधानमंत्री हूँ देश का, लेकिन मैं प्रधानमंत्री के ऑफिस में ही नहीं बैठ रहा हूँ, तो मेरे पर थोड़ी रिट इशू कर दोगे, मुझे घर से उठा के ले जाओगे, मेरे घर पे थोड़ी प्रधानमंत्री ऑफिस खोल रखा है मैंने। समझ गए? वाह यार, कितना बज गया ये 22% अभी। A writ can also be issued in those cases where the person was entitled to hold office earlier but are getting disqualified, he is still in the position of the office। इतनी अच्छी बात बोली उन्होंने। देखो भैया, एक व्यक्ति है वो पहले उस ऑफिस में बैठने के लिए इंटाइटल था, मतलब कोई व्यक्ति था उसको अपन ने एक ऑफिस दिया जिसके लिए वो इंटाइटल था, क्वालिफाई भी कर चुका था, लेकिन बाद में क्या हुआ, किसी कारण से उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया। और डिस्क्वालीफाई करने के बाद भी
वो अगर उस ऑफिस पे बैठा हुआ है तो उसके खिलाफ रिट ऑफ क्यो वारंट इशू कर दोगे। जब तेरे को बोल दिया कि तू चला जा यहाँ से, फिर भी बैठा है, ठीक है। इन केसेस वेयर द ऑफिस इज अ प्राइवेट नेचर, अगर मान लो कि प्राइवेट नेचर का इशू ऑफिस है तो वो इशू उसके खिलाफ ये रेट इशू नहीं होती है। ये कब बोला गया था? निरंजन कुमार गोनेका वर्सेस द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार मुजफ्फरपुर में केस हुआ था। इस केस में बोला था कि क्यो वारंट की जो रेट है वो किसी भी एक पर्सन जो कि प्राइवेट पर्सन है, प्राइवेट ऑफिस में बैठा है, उसके अगेंस्ट इशू नहीं होगी है, ठीक है। यानी कि हु इज नॉट होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, लेकिन सीधी सी बात है अगर कोई पब्लिक ऑफिस में नहीं है तो उसके खिलाफ रेट इशू नहीं होगी। 2 मिनट, फोन आ रही है, समझ गए? यस सर। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस गोविंदा राव का केस था। इस केस में क्या बोला गया है? क्यो वारंटो, द कोर्ट अपॉइंटेड द ग्रेट ऑफ क्यो वारंटो कॉल्स अपॉन द होल्डर ऑफ द पब्लिक ऑफिस टू शो टू कोर्ट अंडर व्हाट अथॉरिटी ही इज होल्डिंग द ऑफिस इन क्वेश्चन। यानी कि अगर मान लो कोई व्यक्ति होल्डर ऑफ द पब्लिक ऑफिस है तो आप उसको शो कोर्स भेज सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि भैया आप किस अथॉरिटी के साथ इस ऑफिस के अंदर बैठे हो। He is not entitled to office. The court may restrain him from acting in the office and may also declare the office to be vacant. अगर वो व्यक्ति ये प्रूफ नहीं कर पाता है कि वो इंटाइटल्ड है उस ऑफिस में बैठने के लिए, तो आप उसको उस ऑफिस में बैठ के काम करने से, एक्ट करने से रिस्ट्रेन कर दोगे, मतलब रोक दोगे, एंड डिक्लेयर कर दोगे कि उसका ऑफिस तुरंत खाली कराया जाए। समझ गए? बस बहुत बड़ी